All right, G. And the type you are seeing on the screen is known by the name of MCQs. MCQs भी आइल्स के पेपर में लिसनिंग में भी रीडिंग में भी ऑलमोस्ट कह लें कि मैंडेटरी क्वेश्चंस की वैल्यू रखते हैं। ये आते ही आते हैं पेपर के अंदर। और रीडिंग की अच्छी बात यह है कि रीडिंग में जितने एमसीक्यूज आते हैं मोस्टली कन्वेंशनल एमसीक्यूज होते हैं, एज यू कैन सी। एक क्वेश्चन, उसके रेलिवेंट ऑप्शंस, फिर क्वेश्चन, फिर ऑप्शंस, फिर क्वेश्चन, फिर ऑप्शंस। एमसीक्यूज भी बाय डिफॉल्ट सीक्वेंस में सेट होते हैं। आपको अगर क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर मिल गया किसी भी पैराग्राफ में, लेट्स सपोज सी में, तो 33, 34 और 35 उसके प्रोग्रेसिव पैराग्राफ से मिलेगा, सी में, डी में, ई में, एफ में एंड सो ऑन। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर वो खुद मेंशन भी कर देते हैं कि कौन से पैराग्राफ की बात कर रहे हैं। काम और आसान हो जाता है। और कभी कभी वो क्वेश्चन के अंदर इतना प्रोमिनेंट कीवर्ड देते हैं कि वो काम आसान होता है मैच करना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप क्वेश्चन नंबर 32 देख रहे हो ऑन द स्क्रीन, इट सेज द राइटर मेंशंस लंदन्स नेशनल गैलरी टू इलस्ट्रेट। अब लंदन्स नेशनल गैलरी, एल, एन और जी तीनों वर्ड्स कैपिटल हैं। इट मीन्स इट इज अ नेम ऑफ अ स्पेसिफिक प्लेस। तो ये पूरे टेक्स्ट में कहीं ना कहीं एज इट इज लिखा होगा ये तीन वर्ड्स। इसको लोकेट करना बड़ा आसान है। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली गो एंड फर्स्ट लोकेट कर, लिखा कहां पे हुआ है। जहां पर ये लिखा हुआ है उस पैराग्राफ को आइडेंटिफाई करें और फिर उस पैराग्राफ को पढ़ लें। ठीक है, तो आपको इसका आंसर मिलना चाहिए। हाँ जी, सॉल्व करें इसको। ठीक है, पहले मुझे जल्दी से बताइए लिखा कहां पे है, किस पैराग्राफ में है लंदन नेशनल गैलरी। ठीक है जी, कौन सा जी, 6 पैराग्राफ। ठीक है, अगर हम जल्दी से जाएं पैराग्राफ्स पे तो आई थिंक फर्स्ट पेज का जो लास्ट पैराग्राफ्स की लास्ट लाइन में जो है ना, ये लंदन का वर्ड नजर आ रहा है। और जैसे ही हम पेज टर्न करते हैं तो उसकी जो फर्स्ट लाइन है वहां पे लिखा हुआ है नेशनल गैलरी। अब इसकी ट्रिक क्या है? ठीक है, ट्रिक ये है कि क्योंकि ये इस पैराग्राफ से स्टार्ट हो रहा है, इट्स बेटर कि आप इस पैराग्राफ को पढ़ लें। नहीं तो जहां पर भी ये वर्ड मिलता है उसके ऊपर की 1 से 2 लाइन से जरूर पढ़ना शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल, आप इन एडिशन से स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो इन मेनी केसेस से यहां से एटलीस्ट जरूर पढ़ना शुरू करें, तब आपको सेंस मिलेगी। ऑलराइट जी, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम। ये इन मैनी से लेके पैराग्राफ को कंप्लीट करें और फिर जिसको जाके मैच करें, फिर टेक्निक आपके साथ मैं ऐड करूंगा कि इसका आंसर कैसे निकले। 2 मिनट्स। ओके जी, द फर्स्ट स्टेप इज कि आपने क्वेश्चन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और ऑप्शंस को भी पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, हम पहले क्वेश्चन स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द राइटर मेंशंस लंदन्स नेशनल आर्ट गैलरी टू इलस्ट्रेट। जब भी किसी भी एमसीक्यूज के क्वेश्चन में आता है ना, द राइटर सेज, द राइटर थिंक्स, द राइटर मेंशंस, याद रखना है कि वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, वो एमसीक्यूज का एक एडवांस वर्जन। जिसमें आता है ना कि सिंपल स्टेटमेंट आती है, वो सिंपल एमसीक्यू होता है। इन चारों क्वेश्चंस में लिखा हुआ है द राइटर सेज। तो आपको जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए कि यार ये क्वेश्चंस जो है ना राइटर के कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर मैं अब 32 की बात करूं, यहाँ पे इसका क्रक्स ये है कि राइटर ने इसको मेंशन करके क्या बताने की कोशिश की। इलस्ट्रेट मींस हमें क्या बताया है, क्या एक्सप्लेन किया है, क्या दिखाया है उसने हमें। ठीक है, अब हम यहाँ पे वाले ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है जी, द अनडिजायरेबल कॉस्ट टू अ नेशन ऑफ मेंटेनिंग अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ आर्ट। क्योंकि ये पेंटिंग्स बहुत महंगी होती हैं। पहली चीज तो है कि इन पेंटिंग्स की प्राइस पे करनी पड़ती ओन करने के लिए। फिर इसके लिए एक हमें एक जगह चाहिए, वो सिक्योर्ड होना चाहिए। फिर उसकी सिक्योरिटी पे इसका लेके ठीक ठाक पैसा इन्वेस्ट होगा, क्योंकि ये चोरी हो सकती है। तो यहां पर सेंस ये बन रही, द अनडिजायरेबल कॉस्ट टू अ नेशन। तो पैसे तो अवाम ही पे करती है ना टैक्सेस की सूरत में। ठीक है, किस चीज के लिए? ऑफ मेंटेनिंग अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ आर्ट। अगर तो राइटर ने लंदन नेशनल गैलरी का रेफरेंस दे कि हमें यह समझाने की कोशिश की है कि पैसे बड़े खर्च होते हैं और वो पैसे अवाम पे करती है, फिर ये आंसर होगा ऑप्शन बी, द कॉन्फ्लिक्ट दैट में अराइज इन सोसाइटी बिटवीन फाइनेंशियल एंड आर्टिस्टिक वैल्यू। इसका मतलब है द कॉन्फ्लिक्ट में अराइज इन सोसाइटी।
सोसाइटी में तजाद पैदा हो जाएगा। जो लोग पेंटिंग्स को पसंद करते हैं या उनके फेवर में हैं वो कहेंगे यार ठीक है, और जो लोग कहते हैं यार क्या यार एक कागज के टुकड़े के लिए, एक सिर्फ एक छोटी सी पेंटिंग के लिए आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, वो कहेंगे यार ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल एंड आर्टिस्टिक वैल्यू, कि यार क्या वाकई इस पेपर की या इस तस्वीर की इतनी वैल्यू है। फाइनेंशियल आर्टिस्टिक वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि लोगों में कॉन्फ्लिक्ट होगा, तजाद होगा, दो तरह के ओपिनियंस आ जाएंगे। कुछ लोग पेंटिंग्स की वैल्यू की फेवर में होंगे, जैसे एक पेंटिंग मैं कहते हैं यार 10 लाख की है, आप कहेंगे यार ये तस्वीर 10 लाख की है, 10 लाख पर तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और जो लोग लाइक फाइन आर्ट्स के दीवाने होंगे वो कहेंगे यार 10 लाख भी कम है, तो 10 करोड़ क्यों नहीं चाहिए। मेकिंग सेंस? इसका मतलब ये, अगर तो राइटर ने ये एक्सप्लेन किया लंदन गैलरी को देके कि यार सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ लोग फेवर में है कि सही वैल्यू है, कुछ लोग इसके अगेंस्ट है कि फॉल्स वैल्यू है, तो फिर काम गलत है। क्या? तीसरा, द नेगेटिव इफेक्ट अ म्यूजियम कैन हैव ऑन विजिटर्स, कि म्यूजियम जो उसके अंदर आते हैं उन्हें भी नेगेटिव इंपैक्ट आता है। क्यों? ओपिनियंस ऑफ देमसेल्व्स। आप अगर म्यूजियम में जाते हैं और आपसे कहते हैं पीछे पीछे हो जाए, हाथ नहीं लगाना इस चीज को, दूर से देखें, आपको लगे कि यार मेरी तो शायद इतनी वैल्यू नहीं जितनी उस चीज की वैल्यू जो पता नहीं कौन सी सदी में बनी थी। मेकिंग सेंस? तो इससे क्या होता है, कई बार जो आप नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है। आप जब जाते हैं आपको अपनी वैल्यू कम लगती है और उन चीजों की वैल्यू बहुत ज्यादा लग रही थी, क्योंकि उन चीजों को प्रोटोकॉल मिल रहा होता है, सेफ में रखी होती हैं, सिक्योर्ड होती हैं, सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, ये है वो है, लटरम पटरम चल रहा होता है। अगर तो उसने ये प्रेजेंट किया है, फिर ये आंसर होगा डी, the need to put individual well-being above large-scale artistic schemes. The need to put individual well-being, के जो भी विजिटर जाता है वो अपने आप को अबव स्केल पर रखे, बजाय इसके कि जो आर्टिस्ट ने प्रेजेंट किया होगा। गुड। चार चीजें हैं हमारे पास। जब तक आपने उसको समझा नहीं है ना, आपको ऑप्शन की समझ नहीं आएगी और आप मैच नहीं कर सकेंगे। इसलिए कीवर्ड बनाना, उसकी बात को समझना बड़ा जरूरी है। अब हमें पता लग गया कि नेशनल आर्ट गैलरी में इन चारों में से कोई एक बात रिप्रेजेंट हो रही है। अब हम इसको क्लीन कर देंगे, चारों बातों को जेन में रखना। पैराग्राफ पढ़ते हैं। आई विल प्रेफर टू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द इन मैनी, मैं यहां से पढ़ना शुरू करूंगा। इन मैनी केसेस द आर्किटेक्चुरल स्टाइल ऑफ द बिल्डिंग फर्दर री इन्फोर्सेस दैट नोशन। अब आपने एक चीज यहाँ पे नोट करनी है, जब मैं पेपर सॉल्व करता हूँ तो मैं एक चीज पे बहुत फोकस्ड होता हूँ। जब भी आप कहते हैं ना रेफरेंस प्रोनाउन, इसका मतलब है आपको पीछे जाना पड़ेगा। दिस, दैट, दे, देम, देयर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अब उसने कहा जी दैट नोशन। नोशन का मतलब होता है आइडिया। ये कौन से आइडिया की बात करे? आइडिया तो पीछे लिखा होगा, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है। इट मीन्स अब मुझे पीछे से पढ़ना चाहिए, मुझे अच्छी समझ आएगी। अब मैं इसको यहां से पढ़ता हूँ। One limitation is related to the way that museum presents its exhibit. जिस तरह से वो चीजों को प्रेजेंट करते हैं, एक मसला उसके साथ। As repositories of unique historical objects, art museums are often called treasure houses, क्योंकि वहां पे कीमती चीजें पड़ी हुई हैं। We are reminded of this even before we view a collection by a presence of security guard, attendants, ropes, and display cases to keep us away from the exhibits. हमें इस बात को कैसे दिखाया जाता है? पहले ही कि यार ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। गार्ड्स होते हैं वहां पे, लोग खड़े होते हैं जी, रस्सियां लगी होती हैं, और डिस्प्ले में सारा कुछ सिक्योरिटी में होता है। अब मुझे समझ आ गया किस आइडिया की बात हो रही थी। वो जो आइडिया है वो ये है कि म्यूजियम्स जो हैं इन चीजों को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं, ठीक है, और वो ट्रेजर हाउसेस के नाम से। और हमें ये बात बार बार बताई जाती है इन चीजों की सूरतों में कि भाई वो चीजें बड़ी कीमती हैं। अब मैं यहां से पढ़ता हूं। इन मेनी केसेस द आर्किटेक्चुरल स्टाइल ऑफ द बिल्डिंग फर्दर रीइंफोर्सेस दिस नोशन या दैट। अब मुझे समझ आई कि कई बार बिल्डिंग का जो डिजाइन होता है वही इस बात की निशानदेही कर रहा था कि भाई अंदर बड़ी कीमती चीजें हैं। कई बार आपको पता है पार्किंग में बड़ी सिक्योरिटी होती है, फिर एंट्रेंस पे सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, बिल्डिंग में तो बाद में एंटर होने हैं। पहले से पता लगता है कि इस जगह की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब मुझे ये ना दैट नोशन अब क्लियर हुआ है कि क्या बात हो रही थी।
आर वी गुड? ये चीज नोट किया करें। अब इन एडिशन अ मेजर कलेक्शन लाइक दैट ऑफ लंदन, अब उसने एग्जांपल दी है लंदन की, अब मुझे यहां से हो सकता है अच्छे से समझ आए। लाइक दैट ऑफ लंदन्स नेशनल आर्ट गैलरी इज हाउस्ड in numerous rooms, each with dozens of works, any one of which is likely to be worth more than all the average visitor possesses. एक आइटम की वैल्यू वो कह रहा है कि एवरेज विजिटर की पूरी कुल पोजेशन से ज्यादा है, इतनी कीमती और हाई प्राइस्ड वहां पे चीजें पड़ी हुई हैं। तो लंदन म्यूजियम में बेशुमार रूम्स में बेशुमार काम पड़ा हुआ है, एंड एनी वन ऑफ विच, किसी एक को भी आप पिक कर लेना, तो जो एक एवरेज विजिटर है उससे ज्यादा उसकी वैल्यू समझ आ गई। इसका मतलब इसने आप कंपैरिजन दे दी है। इन अ सोसाइटी दैट जजेस द पर्सनल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स सो मच बाय देयर मटेरियल वर्थ, it is therefore difficult not to be impressed by one's relative worthlessness in such an environment. वर्थ और वर्थलेसनेस का क्या मतलब है? वर्थ मीन्स हैसियत, वर्थलेस मीन्स कोई हैसियत नहीं है। अब ये जो आखिरी तीन लाइन है इसके अंदर उसने इसको समअप किया हुआ है कि एक ऐसी सोसाइटी जहां पे हमारी मटेरियल पोजेशंस पे हमारी जज किया जाता है कि हम कितने वेल्थी हैं, तो फिर अगर हम किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहां पे कहे जी ये एक तस्वीर की वैल्यू आपकी पूरी जिंदगी की कमाई से भी ज्यादा है, तो फिर आपको क्या फील होगा वहां पे, यार मेरी ये वैल्यू अगर मैं सारा कुछ बेच दूं तो तब जाके शायद मैं एक पेंटिंग खरीद सकूं, यार मैं तो कोई वैल्यू नहीं रखता। विजिटर को क्या फील हो रहा है? वर्थलेस। गुड। अब पूरे पैराग्राफ में यहाँ पे कहीं पे लिखा है कि सोसाइटी के कुछ लोग कह रहे हैं यार ये जायज है और कुछ लोग कह रहे हैं ना जायज है, बात ही नहीं हुई है। क्या ये लिखे है कि ऑप्शंस पे चलते वहां से समझ आएगी जरा। हमने पैराग्राफ को समझ लिया। ऑप्शन नंबर वन लिखा है जी, द डिजायरेबल कॉस्ट। ऐसा कहीं पे जिक्र है कि सारा बोझ अवाम पे है इसको मेंटेन करने का, बिल्डिंग का जिक्र है, वहां पे उसको कैसे मेंटेन करे जिक्र है, मगर उसका बोझ कौन उठा रहा है इसका तो जिक्र नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन ए का तो रेफरेंस ही अवेलेबल नहीं, आउट। ऑप्शन बी में कहीं पे उन्होंने सोसाइटी को डिवाइड नहीं किया कि कुछ लोग कहते हैं कि जी सही वैल्यू है इसकी, कुछ लोग कहते हैं गलत वैल्यू, कह लेके इन दोनों का तो जिक्र ही नहीं मिल रहा हमें। आप सब बी कह रहे थे, तो बी में तो होना चाहिए था तजाद सोसाइटी में, तो सोसाइटी का कंपैरिजन नहीं है। आपको सोसाइटी का वर्ड मिल गया, मगर वो सोसाइटी को उसने क्या है कि आज के दौर में मटेरियल वेल्थ चेक करते हैं, आपने एक्चुअली ऑप्शन को इंटरप्रेट नहीं किया था सही तरीके से। तीसरे में लिखा है नेगेटिव इम्पैक्ट म्यूजियम कैन हैव ऑन विजिटर्स ओपिनियंस ऑफ देमसेल्व्स। तो अपने आप को तो वो समझे कि यार हमारी तो औकात ही कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि म्यूजियम में जो कहते हैं जी एक एक आइटम जो है वो आपकी कुल कमाई से भी ज्यादा है। और डी में लिखा हुआ है द नीड टू पुट इंडिविजुअल वेलबींग अबव, ये कॉन्ट्राडिक्ट है क्योंकि वहां पे नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है ना कि पॉजिटिव। तो पहली दो ऑप्शंस का रेफरेंस नहीं है, जो रेफरेंस आप निकाल रहे थे वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में सोसाइटी को किसी और सेंस में लिखा हुआ है। सी वहां पे मैच हो रहा है क्योंकि जो वहां पे चीजें हैं उससे जो विजिटर जाता है उसको लगता है कि मेरी तो वैल्यू कोई नहीं। और डी जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अब टेक्निक की बात करने लगा, टेक्निक है, स्टेप्स बताने लगा हूं, आपको समझ आ जाएगी। स्टेप नंबर वन, मैं वन लिख रहा हूं सिर्फ। स्टेप नंबर वन, रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली। ठीक है, केयरफुली लिख लेते थे। और आपने एक क्वेश्चन के कीवर्ड लाजमी बनाने माय डियर फ्रेंड्स, इसके बगैर ना पेपर को सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। मैं KW लिख देता हूँ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, उसके कीवर्ड उसको समझे कि वो बात क्या कर रहा है। ठीक है, आप चाहें तो ऑप्शंस को पढ़ सकते हैं, रीड ऑप्शंस। ठीक है, बट अगेन ऑप्शंस को समझने के लिए कीवर्ड बनाना पड़ेगा, खाली ऑप्शन पढ़ के गुजारा नहीं होगा, ताकि आपको सेंस बने कि ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। गुड। स्टेप नंबर थ्री, लोकेट एंड रीड द पैराग्राफ।
पहले तो अपनी लोकेशन ढूंढनी कि कहाँ पे है। जब मिल जाए कोशिश करें उसका पैराग्राफ पूरा पढ़ लें। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि क्यों पूरा पढ़ना चाहिए। दैट का वर्ड आ गया, दिस का आ गया, तो समझ नहीं आएगी फिर। जब आपने इसको पढ़ लिया, एक्चुअली आंसर यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुका होता है। ठीक है, क्योंकि आप ऑप्शंस पढ़ के गए तो आपको समझ आ जाती है कि बात क्या हो रही है। चौथा स्टेप, आपने मैच करना ऑप्शंस को। ऑप्शंस को जब मैच करना है, इसके सब पार्ट्स हैं जो भी हमने अप्लाई किया है, जिसको हम कहते हैं इलिमिनेशन मेथड। फौरन से आके कभी भी किसी ऑप्शन पे हाथ नहीं रख देना कि ये आंसर है। आप आके पढ़ते सारी हैं, मगर किसी एक ऑप्शन का बस फौरन से पिक कर लेते नहीं। जिस ऑप्शन को आप निकाल रहे हैं कि यार ये आंसर नहीं है, उसको पूरी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है आपने कि आंसर क्यों नहीं है ये। उसमें ऐसा क्या लिखा हुआ था कि आंसर नहीं है, कि सिर्फ एक वर्ड पे डिपेंड नहीं करना आपने। इसको हम बोलते हैं इलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो यू हैव टू इलिमिनेट ऑप्शंस। जैसे जैसे आप उसको इलिमिनेट करेंगे, जैसे भी हमने किया है कि यार ऑप्शन तो ये कह रही है मगर पैराग्राफ ये कह रहा है क्वेश्चन के मुताबिक, तो ये तो आंसर नहीं बन सकता। इलिमिनेट हो जाती है, और जो आपके एंड पे ऑप्शन बचती है वो आपका फिर आंसर बनता है। अब इलिमिनेशन के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कह लें कि इसकी सब कैटेगरीज हैं। मैं यहाँ पे स्टेप्स आज पूरे लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, जो मैंने अभी अप्लाई किया आपके साथ। नंबर वन, इसको मैं ए कर देता हूँ। अगर तो कोई भी ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट हो रही, वो आंसर नहीं हो सकता कभी भी। जैसे ऑप्शन नंबर डी हमने कॉन्ट्राडिक्ट किया है, उसमें लिखा है कि अपने आप को अबव कर दें, आर्टिस्टिक वर्क को नीचे कर दें, जबकि वहां पे इसको लिखा है कि आप नीचे और आर्टिस्टिक वर्क ऊपर, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। ये तो तजाद हो गया। अगर ऐसी बात आ रही तो आंसर नहीं होगा वो ऑप्शन, उसको माइनस करें। दूसरा, बी, अगर वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वकैब से रिलेटेड है। आप सबने मोस्टली अभी आंसर बी बताया था, क्योंकि बी में यहाँ पे सोसाइटी का वर्ड आ रहा है और वहां पे भी सोसाइटी लिखा हुआ है। अब ऑप्शन के अंदर जो सेंस बन रही है इस पूरी स्टेटमेंट की, उसका ये है कि सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट है फाइनेंशियल को और आर्टिस्टिक वैल्यू को लेके। आर्टिस्टिक वैल्यूज क्या है कि यार एक पेंटिंग की कितनी वैल्यू है, इसकी सेंस ये बन रही है। और उसमें तजाद है, कुछ लोग कह रहे हैं जायज वैल्यू है और कुछ लोग कह रहे हैं ना जायज वैल्यू है, इतनी नहीं होनी चाहिए। मगर पैराग्राफ में तो इस तरह की बात ही नहीं हुई है पेंटिंग की वैल्यू के ऊपर कि वो सही है कि गलत है। उन्होंने बात की है कि पेंटिंग के मुकाबले में इंसान की कोई वर्थ नहीं है, और उसमें सोसाइटी का कोई तजाद नहीं दिखाया उन्होंने। उन्होंने कहा आजकल के दौर में सोसाइटी मटेरियल वैल्यू को चेक करती है। अब वर्ड सेम है, बात कॉस्ट की हो रही है, मगर पैराग्राफ में इंटायरली डिफरेंट सेंस में बात हो रही है, कॉन्टेक्स्ट ही चेंज है, और ऑप्शन के अंदर डिफरेंट बात हो रही है। इसको हम बोलते हैं कि लफ्ज एग्जैक्टली सेम है मगर दोनों का सियाको सबाक डिफरेंट है। मेकिंग सेंस? इसको बोलते हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अगर ऐसा है ना, वो ऑप्शन कभी भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है। तीसरी चीज, अगर आपकी कोई हाफ इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि आपके ऑप्शन में जो आधी बात लिखनी है वो एग्जैक्टली मैच हो रही होती है, मगर बाकी की जो बात है वो मैच ही नहीं हो रही होती। ठीक है, वो भी फिर आंसर नहीं हो सकता। जैसे ए में लिखा है ह्यूज कलेक्शन ऑफ आर्ट एंड पे, तो कलेक्शन ऑफ आर्ट की तो हम बात कर रहे हैं, उसने कहा था जी नंबर ऑफ रूम्स में डजन्स ऑफ कलेक्शन पड़ी है, मैच हो गया। मगर ऑप्शन तो पढ़े ना, वहां पे क्या लिखी, ऑप्शन लिखा है कि उसकी कॉस्ट नहीं मेंटेन हो रही, वो सोसाइटी पे इम्पैक्ट आ रहा है उसका। ये किधर लिखा है? ये तो लिखा ही नहीं हुआ। अगर किसी भी ऑप्शन की आधी इंफॉर्मेशन मैच हो रही है और आधी मैच नहीं हो रही, वो ऑप्शन कभी भी आंसर नहीं हो सकता। एलिमिनेट हो रहे हैं। आखिरी बात, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सुपर कर देता हूँ। डी, अगर उसकी नो इंफॉर्मेशन, कई बार कोई ऐसी ऑप्शन लिखते हैं उसका नीचे जिक्र ही नहीं होता पैराग्राफ। तो इलिमिनेशन मेथड की ये चार चीजें हैं, इन चारों में से कोई भी चीज किसी भी ऑप्शन पे अप्लाई हो जाती है, वो ऑप्शन कभी भी आंसर नहीं बनेगा। जैसे ए और बी, इन दोनों में बी जो है ना, इलिमिनेशन मेथड का ये वाला अप्लाई हो रहा है, वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। ठीक है,
ए में आधी बात जो है वो एक्चुअली डी के साथ सी के साथ मैच हो रही है, आधी इंफॉर्मेशन है। तो इन चारों को जब आप अप्लाई करते हैं, वो ऑप्शन आउट करते हैं, जो बच जाएगी वही आंसर होगा। और अगर आप अप्लाई करके देखो तो सिर्फ सी पे ये चारों चीजें अप्लाई नहीं होंगी इलिमिनेशन वाली, बाकी ए बी और डी पे ये अप्लाई हो रही है। अब ये एक पूरी टेक्निक है एमसीक्यूज को सॉल्व करने की, इलिमिनेशन मेथड के साथ। स्टेप्स सीखे कितने, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। अगर आप स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, एग्जीक्यूट होगा। मगर इसकी बेस क्या है? वोकैबुलरी, कीवर्ड मार्किंग। अब वोकैबुलरी एक अलहदा चीज है, कीवर्ड मार्किंग एक अलहदा चीज है। पहले वो सीखना है, वो आ जाएगा, फिर आपने मेथड अप्लाई करना है। तो मेथड तब एग्जीक्यूट होता है जब आपकी बेस तैयार हो। खाली मेथड से आंसर नहीं निकलेगा, मेथड किसी हद तक हेल्प कर देता है, मगर वोकैब काम करती है कुछ। हाँ जी, आर वी गुड ऑन दिस वन? ये समझ आ गया कि एक्चुअली एमसीक्यूज को टैकल कैसे करना। ठीक है, अब इसके जितने रिमेनिंग क्वेश्चन है ये ऐसे ही होंगे, चाहे उसमें राइटर सेज आए या ना आए, मेथड एक ही है। ठीक है, ये चार स्टेप्स अप्लाई किया गया। ऑलराइट जी, आई एम रैपिंग दिस अप नाउ।